जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों ताइवान में उठी भारत विरोधी आवाज, तो आनंद फानन में एक्शन में आई वहां की सरकार, नस्लवादी टिप्पणी करने वाले को लगाई लताड़, बताएंगे कैसे। ताइवान में भारतीय कामगारों को लेकर हुई नस्ल भेदी टिप्पणी और विवादित होर्डिंग्स पर क्या कहा वहां की सरकार ने भारत को लेकर, भारतीयों को लेकर, जानकर आपका भी सीना गदगद हो जाएगा दोस्तों। तो वहीं आपको बताएंगे भारत में एक मंच पर होंगे मोदी, पुतिन और जिनपिंग, तय हो गया महा मीटिंग का शेड्यूल, बताएंगे। जब भारत में ब्रिक्स के मंच पर मिलेंगे ये तीन यार, दुनिया देखेगी दिल्ली की धमक, दिखेगी ऐसी तिकड़ी जिसकी आंधी में उड़ जाएगा डॉलर। भारत, रशिया, चीन हुए एक तो कहां जाएगा पाकिस्तान, करेंगे बड़ी खबरों पर बात। तो वहीं दोस्तों भारत आ रहे अमेरिका के विदेश मंत्री, क्या डूब रहा चीन विरोधी क्वाड का जहाज, बड़े मतभेदों ने बढ़ाई टेंशन। वहीं इटली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो उठे बड़े सवाल, क्या अब इटली पाकिस्तान को बेचना बंद कर देगा हथियार। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट की मेलोडी ट्रॉफी, तो राहुल गांधी ने क्यों की उल्टी बयानबाजी। दोस्तों एक से बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि जो भारत से पंगे लेगा या भारत से टकराएगा और भारत के खिलाफ चाले चलेगा वो चूर चूर हो जाएगा, और ये वाकई में ऐसा हो भी रहा है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां ताइवान में भारतीय प्रवासी मजदूरों को लेकर उठी कुछ विरोध की आवाजों और नस्लीय टिप्पणियों पर ताइवान की सरकार ने अब कड़ा रुख अपना दिया। दोस्तों भारत में ताइवान के दूतावास के रूप में काम करने वाले ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र यानी TECC ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इन घटनाओं की कड़ी निंदा कर दी और स्पष्ट कर दिया कि कुछ व्यक्तियों की ये सोच ताइवान के आधिकारिक रुख को नहीं दर्शाती है, यानी पूरा ताइवान ही ऐसा सोचता है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या है पूरा मामला, बता ये पूरा विवाद ताइवान में भारतीय कामगारों को नौकरी देने की नीति और मई 2026 में सामने आई एक ताजा नस्ल भेदी घटना से जुड़ा है। दोस्तों हाल ही में ताइवान के काओशुंग शहर में स्थानीय परिषद चुनाव के एक निर्दलीय उम्मीदवार ली हंग यी ने एक बेहद आपत्तिजनक चुनाव प्रचार होर्डिंग लगाया। इस होर्डिंग में एक पगड़ीधारी व्यक्ति और उल्टे भारतीय झंडे को प्रतिबंध यानी नो के निशान के साथ दिखाया गया था। उम्मीदवार ने तर्क दिया कि वो ताइवान सरकार द्वारा भारतीयों को काम के लिए बुलाने की नीति के खिलाफ है। इसके साथ ही ताइवान के मुख्य विपक्षी दल KMT के कुछ नेताओं ने भी बिना किसी ठोस आधार पर यह दावा किया कि भारतीय मजदूरों के आने से स्थानीय स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इस होर्डिंग और टिप्पणियों की तस्वीर वायरल होने के बाद ताइवान में रहने वाले भारतीयों और न्यायप्रिय स्थानीय नागरिकों ने इसका खुला नस्लवाद करार दिया। लोगों के भारी विरोध के बाद ताइवान सरकार को तत्काल हरकत में आना पड़ा। ताइवान वर्तमान में गंभीर लेबर शॉर्टेज यानी श्रमिकों की कमी और तेजी से बूढ़ी होती आबादी की समस्या से जूझ रहा है। अपनी फैक्ट्रियों, निर्माण क्षेत्र और टेक कंपनियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ताइवान ने भारत की ओर रुख किया है। दोनों देशों के बीच फरवरी 2024 में एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र यानी MOUs पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत भारतीय श्रमिकों को ताइवान में काम करने की अनुमति दी गई है। ताइवान के श्रम मंत्रालय की ताजा जानकारी के मुताबिक प्रशासनिक और स्वास्थ्य संबंधित कागजी कार्रवाई पूरी हो रही है और जल्द ही लगभग 1000 भारतीय कामगारों का पहला जत्था ताइवान भी पहुंचने वाला है। इसी प्रक्रिया के बीच ताइवान के कुछ राजनीतिक धड़ों ने अपने चुनावी फायदे करने के लिए इसका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों ये खबर हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि कल ये जानकारी सामने आई थी, लेकिन आज ताइवान ने क्लियर कर दिया है कि कुछ एक नेताओं के कह देने से पूरे ताइवान का सेम ही मत हो, यानी उनका सेम ही कहना हो, ऐसा संभव नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत को ये नहीं मानना चाहिए। यानी कि दोस्तों जमकर लताड़ लगाई उन नेताओं को जो भारत विरोधी एजेंडा चलाने का प्रयास कर रहे हैं ताइवान में। हालांकि आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, आपकी क्या राय है दोस्तों, इस मुद्दे पर अवश्य कमेंट करके बताइएगा। और मानते हैं कि भारतीयों के बिना अन्य देशों का काम चल भी नहीं सकता, तो सामने लाइक का बटन, दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पूरी दुनिया बहुत ही जल्दी दिल्ली की धमक देखने वाली है। भारत में ब्रिक्स के मंच से नया वर्ल्ड ऑर्डर दिखने वाला है। दोस्तों पश्चिम एशिया तनाव के बीच एक ही मंच पर दुनिया की सबसे मजबूत तिकड़ी दिखने वाली है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की। जी हां, दिल्ली में सितंबर महीने में ब्रिक्स समिट होने वाली है। दोस्तों ये ब्रिक्स समिट नई दिल्ली में होगी। इस ब्रिक्स समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शामिल
होने की संभावना है। आपको बता दें अगर ऐसा होता है तो फिर दुनिया को ब्रिक्स के मंच से नया मैसेज जाएगा। ब्रिक्स के मंच से एक नया गठजोड़ आकार लेगा। बता दें 2026 का 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होगा, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आने की पूरी संभावना है। पिछली बार जब चीन में तीनों देशों के नेता एक मंच पर आए थे तब RIC यानी रशिया भारत चीन त्रिकोण ने विश्व राजनीति में तहलका मचा दिया था। अब ब्रिक्स समिट के मौके पर यह तस्वीर एक बार फिर उभरने वाली है। इससे पहले 28 अप्रैल 2026 को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रशिया और चीन के रक्षा मंत्रियों से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुलाकातों को पूरा किया। यहाँ भारत और चीन दोनों की तरफ से सीमाई विवाद को मैनेज करने और तनाव कम करने के लिए सहमति दी गई, जिसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य होने की उम्मीद की जाने लगी है। यह मुलाकात इसलिए खास है क्योंकि एशिया के दो दिग्गज खिलाड़ी अगर साथ आ गए तो यह डायनामिक्स बदलने वाला होगा दोस्तों। यानी कि शी जिनपिंग का अगर यह दौरा होता है तो अक्टूबर 2019 के बाद उनका भारत का पहला दौरा होगा। उस वक्त उन्होंने तमिलनाडु के ममल्लापुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की थी। आपको बता दें अगर ऐसा होता है, इन तीनों की मीटिंग होती है तो पाकिस्तान कैसे फंस जाएगा। दोस्तों RIC त्रिकोण की मजबूती पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। पाकिस्तान लंबे समय से चीन को अपना ऑल वेदर फ्रेंड मानता रहा है और CPEC के जरिए उस पर निर्भर है। हालांकि पिछले एक साल में अमेरिका के करीबी ने चीन को कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर विश्वास को डिगाया है। ऐसे में अगर चीन भारत के साथ सीमा तनाव कम करने और आर्थिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान की विशेष स्थिति कमजोर हो सकती है। SCO और ब्रिक्स में भारत की बढ़ती भूमिका पाकिस्तान को क्षेत्रीय मंचों पर अलग थलग कर सकती है। खुद पाकिस्तान ब्रिक्स में एंट्री पाने की कोशिश में कई सालों से लगा हुआ है, लेकिन भारत के इस संगठन के बेस मेंबर होने की वजह से उसकी दाल गल नहीं रही है। ब्रिक्स समिट 2026 अगर RIC नेताओं की अलग बैठक का गवाह बना तो यह संदेश साफ होगा कि एशिया यूरेशिया का शक्ति संतुलन अब अमेरिका केंद्रित नहीं रह गया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि SCO और ब्रिक्स जैसे मंच क्षेत्रीय अस्थिरता के लिए जरूरी हैं। भारत की मेजबानी में होने वाला यह समिट बदलते ग्लोबल सीन का आईना साबित होगा, जहां भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ नई भूमिका निभा रहा है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या जिनपिंग भारत आएंगे ब्रिक्स समिट में? हालांकि पुतिन पर तो पूरा भरोसा है, कहीं ना कहीं अगर डगमगाया हुआ है स्थिति तो जिनपिंग का। आपको जो भी लगता हो अपनी राय दीजिएगा कमेंट में, लेकिन मोस्ट वेलकम टू इंडिया लिख दीजिएगा। नेक्स्ट खबर बता दे, वहीं भारत आ रहे हैं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो। क्या डूब रहा चीन विरोधी क्वाड का जहाज? कैसे बड़े मतभेदों ने बढ़ाई इनकी टेंशन? बता दे अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो क्वाड की बैठक में शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास ने मंगलवार को बताया कि भारत क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड की एक बैठक की मेजबानी करेगा, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। हालांकि दूतावास ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के बीच होने वाली इस मंत्री स्तरीय बैठक की तारीखें साफ नहीं की। एक बयान में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि वो रूबियो का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। इसने कहा कि भारत की उनकी पहली यात्रा मंत्री स्तरीय क्वाड बैठकों, उच्च स्तरीय मुलाकातों और अमेरिका 250 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने पहले संकेत दिया था कि रूबियो इस हफ्ते के अंत तक नई दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस क्वाड की बात हो रही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप के 1.5 वर्ष के कार्यकाल के बाद वाकई मायने रखता है? ट्रंप ने भारत के साथ साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी काफी परेशान किया है। हालात यह है कि जापान खुद की सेना बना रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने चीन के साथ रिश्ते सामान्य करने शुरू कर दिए हैं। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगट ने एक ट्वीट में मार्को रूबियो के भारत आने की जानकारी दी है, लेकिन उनके बयान और अमेरिकी विदेश विभाग के आधिकारिक बयान में कहीं भी क्वाड का जिक्र नहीं किया गया है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, इटली पाकिस्तान को क्या बेचना बंद कर देगा हथियार? राजनाथ सिंह जी ने दी थी चेतावनी। मोदी मेलोनी मुलाकात से दिखने वाला है इसका असर। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि भारत और इटली के बीच रिश्ते अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं, जो एक सौहार्दपूर्ण दोस्ती से आगे बढ़कर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदल गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी इस वक्त इटली के दौरे पर हैं और रोम में प्रधानमंत्री मेलोनी ने उनका भव्य स्वागत किया है। भारत और इटली के बीच पिछले कुछ वर्षों में संबंध मजबूत होने लगे हैं, इसलिए सवाल यह है कि क्या इटली भारत की चेतावनी के बाद पाकिस्तान को हथियार देना बंद कर देगा? भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इटली के अपने समकक्ष गुइडो क्रोजेटो से पाकिस्तान को हथियार बेचना बंद करने के लिए कहा था। भारत ने इटली से साफ तौर पर कहा था कि रक्षा तकनीक पाकिस्तान
के साथ साझा नहीं की जानी चाहिए और इसके लिए पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने का हवाला दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और उनके इतालवी समकक्ष गुइडो क्रोज़ेटो के बीच पिछले महीने के अंत में हुई द्विपक्षीय बैठक में दोनों पक्षों ने रक्षा औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की थी। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट किया मेलोडी चॉकलेट, जिसके बाद राहुल गांधी भड़क उठे। दोस्तों बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की है, जिसका वीडियो मेलोनी ने एक्स पर शेयर किया है। ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। अब इस पर कांग्रेसी नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि आर्थिक तूफान सर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं, वहीं पीएम हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। आप राहुल गांधी का ये ट्वीट देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो मात्र टॉफी देने से ही भड़क उठे हैं। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? ये टॉफी मात्र इसलिए दिया गया था क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी को जोड़कर मेलोनी हैशटैग बनाया गया है, जिसके बाद एक मजाकिया तरीके से दोस्तों ये टॉफी गिफ्ट किया गया है। मेलोडी लिखा है उस पर इसीलिए, लेकिन इस पर भी राहुल गांधी को चीजें बर्दाश्त नहीं हुई और ऐसे भड़काऊ बयान देने लगे और एकमात्र टॉफी देने से ही उनको दिक्कतें दिखाई देने लगी। इस पर आपकी राय, आपका जवाब तो बनता है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। हालांकि राहुल गांधी की असली दिक्कतें क्या है आप सभी और हम अच्छे से जानते हैं। क्या है आपकी राय दोस्तों, जरूर बताइएगा, साथ ही साथ बता दें। वहीं नॉर्वे ने प्रधानमंत्री मोदी को सपेरा बताया तो डेनमार्क की पीएम ने कहा भारत महाशक्ति है। नस्लवादी कार्टून बनाने वालों को दिया मुंह तोड़ जवाब। दोस्तों डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने मंगलवार को भारत को मध्य नहीं बल्कि महाशक्ति बताया। उन्होंने भारत के प्रभाव को जोरदार तरीके से रेखांकित करते हुए उसे सबसे बड़ी ताकतों में से एक बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत अब पारंपरिक रूप से देखी जाने वाली मध्यम शक्ति नहीं रही बल्कि भारत अब महाशक्ति है, यानी सुपर पावर है। इसके साथ ही उन्होंने तेजी से बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में स्थिरता और समृद्धि लाने के लिए नई दिल्ली और नॉर्डिक देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री का यह बयान उस वक्त सामने आया जब नॉर्वे की एक पत्रकार की पीएम मोदी से पूछे गए सवाल को लेकर हंगामा मचा हुआ है। नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पीएम मोदी से सवाल पूछने की कोशिश की थी और वीडियो बनाया था। पीएम मोदी ने उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया में वो वीडियो वायरल हो गया। भारत में भारी संख्या में लोगों ने नॉर्वे के पत्रकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फॉलो किया है। मोदी से सवाल पूछने से पहले एक्स पर उन्हें करीब 500 लोग फॉलो करते थे, जो अब 50,000 से ज्यादा हो गया है। हालांकि हैरानी इस बात को लेकर भी है कि नॉर्वे का सबसे बड़ा अखबार पीएम मोदी को एक सपेरे की तरह दिखाता है, जिसके आगे सांप के आकार में पेट्रोल पंप का पाइप है, वो भी अभी भी दशकों पुरानी साम्राज्यवादी और नस्लीय मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाया है और वो देश भारत को मानवाधिकार के बारे में ज्ञान देता है। इस अपमान पर भी भारत में कई लोग तालियां बजा रहे हैं, लेकिन डेनमार्क की प्रधानमंत्री जो नॉर्डिक देशों के लिए भारत को महत्वपूर्ण भागीदार बता रही है, उनके बयान पर कोई चर्चा नहीं है। इसीलिए हम ये बयान आपको, ये खबर आपको बता रहे हैं। और जिस प्रकार से दोस्तों नॉर्वे ने बनाया प्रधानमंत्री मोदी जी का मजाक उड़ाने वाला इस सपेरा कार्टून, उस देश को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उस देश में पेट्रोल का दाम कितना है। दोस्तों कार्टून हमेशा हंसी दिलाने या कभी कड़वी सच्चाई को मजाक के अंदाज में दिखाने का एक जरिया होता है, लेकिन यही कार्टून लोगों को हंसी दिलाने की जगह गुस्सा दिलाने लगे तो उस पर सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। ऐसे में नॉर्वे में खुद पेट्रोल के दाम कितने हैं वो आपको बताते हैं, आप भी चौंक जाएंगे। आपको बता दें नॉर्वे में 225 रुपए प्रति लीटर है पेट्रोल की कीमत। दोस्तों अब आप इमेजिन कीजिए, भारतीय रुपए में हम आपको बता रहे हैं, भारत में 97 रुपए से लेकर 105, 110 तक भी आप मान लीजिए पेट्रोल के रेट होंगे अलग अलग राज्यों में, लेकिन नॉर्वे में 225 रुपए भारतीय रुपए के हिसाब से प्रति लीटर वहां पर पेट्रोल का रेट है दोस्तों। वहीं स्वीडन में 191, नीदरलैंड में 263 और इटली में 217 है। अब ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि नॉर्वे को ऐसे कार्टून जारी करने से पहले, ऐसे बयान जारी करने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए था, तो दोस्तों एक कड़ा सा जवाब दीजिएगा नॉर्वे के इस मजाक बनाने वाले व्यक्ति को, दोस्तों नॉर्वे के इस एंकर को। तो वहीं आपको बता दें नेपाल की बालेंद्र शाह सरकार ने लगाई भारत से गुहार। पहले दिखा रहा था लेप उलेख पर भारत को अकड़, अब भारत के सामने फैला दिए हाथ। कह दिया भारत 80,000 टन खाद तुरंत दे दो नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। क्या मानेगी नेपाल की इस बात को भारत की मोदी सरकार? बता दे नेपाल ने भारत से सरकार यानी G2G व्यवस्था के तहत रासायनिक उर्वरक खरीदने का फैसला लिया है। ईरान संघर्ष के कारण पश्चिम एशिया से होने वाली खाद आपूर्ति में रुकावट को देखते हुए नेपाल की
बालेंद्र शाह सरकार ने यह कदम उठाया है। नेपाल के कैबिनेट से खरीद योजना को मंजूरी के बाद भारत की सरकारी स्वामित्व वाली आपूर्तिकर्ता कंपनी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड से कीमतों से जानकारी मांगी है। नेपाल के कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव रामकृष्ण श्रेष्ठ ने मंगलवार को कहा कि हमें इस सप्ताह भारत से कीमतों की सूची मिलने की उम्मीद है। हम कीमत की दरों की समीक्षा करने के बाद औपचारिक रूप से ऑर्डर देंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों ने भुगतान के 120 दिनों के भीतर डिलीवरी का आश्वासन दिया है। आपातकालीन स्थिति को देखते हुए हमने डिलीवरी की अवधि कम करने का अनुरोध किया है। नेपाल की सरकार ने इस महीने की शुरुआत में एग्रीकल्चर इनपुट कंपनी को G2G तंत्र के तहत भारत से 80,000 टन रासायनिक उर्वरक खरीदने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। ऐसा किया गया क्योंकि वैश्विक कीमतों में भारी उछाल और आपूर्ति में अनिश्चितताओं के कारण नेपाल की कृषि सामग्री आपूर्ति प्रणाली पर दबाव है। ऐसे में नेपाल की खेती पर तगड़ा असर होने वाला है। दोस्तों, एग्रीकल्चर इनपुट कंपनी के पास वर्तमान में 1,71,000 टन उर्वरक का भंडार मौजूद है, जबकि 94,450 टन उर्वरक की खरीद के लिए किए गए अनुबंधों के रद्द होने की संभावना है। चावल नेपाल का सबसे मुख्य भोजन है। ये अनाज की कुल खपत का 67% और कैलोरी की कुल मात्रा का आधे से ज्यादा हिस्सा पूरा करता है। नेपाल में प्रति व्यक्ति चावल की औसत वार्षिक खपत 137.5 किलोग्राम है। ऐसे में धान की बुआई पर कोई भी असर होता है तो इसका देश की खाद्य सुरक्षा पर बुरा प्रभाव होता है। दोस्तों, इसीलिए भारत को अकड़ दिखाने वाले बालेंद्र शाह ने अब भारत के सामने ही फैला दी झोली। क्या भारत को मदद करनी चाहिए? दोस्तों, नेपाल की क्या है इस पर आपकी राय अवश्य कमेंट करके बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें कैसे दिन में ही सपने देख रही हैं ममता बनर्जी। कह रही हैं कि दिल्ली की सत्ता से मैं बीजेपी को बाहर कर दूंगी। जी हां, हार के बाद भी नहीं बदले ममता के तेवर। अभिषेक बनर्जी ने भी ललकारने का प्रयास किया। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने तेवर बिल्कुल नहीं बदले। एक बार फिर ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भविष्य में बीजेपी की केंद्र सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। आने वाले समय में बीजेपी दिल्ली की सत्ता से हट जाएगी। यह बात उन्होंने विधानसभा चुनाव में हार के बाद अपने विधायकों के साथ बैठक के दौरान कही। इसके अलावा टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी भाजपा पर निशाना साधा। बनर्जी ने कहा कि चुनावी हार के बावजूद पार्टी बीजेपी के खिलाफ अपनी पॉलिटिकल लड़ाई जारी रखेगी। उन्हें जो करना है करने दो, मेरा घर गिरा दो, नोटिस भेज दो, मैं इन चीजों से नहीं झुकूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। अभिषेक बनर्जी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में कई मुख्यमंत्री हुए, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री जैसा कोई नहीं था जो कैमरे पर पैसे लेते दिखे, उन्हें सीएम बना दिया गया। तो देखा आपने दोस्तों कैसे हारने के बाद भी तेवर नहीं बदल रहे हैं इनके, और अब दिल्ली से सत्ता उखाड़ने की बात कर रही है दोस्तों ममता बनर्जी। क्या है इस पर आपकी राय अवश्य कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, लगे हाथों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में, लेकिन जहां पर भी आपका ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।